स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यहां पर देखा जाए अपने इस होमगार्ड रिवीजन बैच के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके एग्जाम में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का सेक्टर है उसमें देखा जाए दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक पॉइंट्स हैं उनके आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं। साथ साथ में जो हमारा बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, वहां से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं और उसमें भी जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा में देखा जाए जो होमगार्ड की सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस में देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति का एक अलग से टॉपिक दे रखा है। उस टॉपिक को आज अपने इस वीडियो में लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो अगले 1 से 2 लेक्चर में या मुश्किल से 3 लेक्चर इसमें लगेंगे और 3 लेक्चर में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम कृषि पर अलग से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए चर्चा करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के बारे में। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचय देखते हैं। अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचय देखते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके तथ्यात्मक रूप से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का परिचय हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के परिचय से देखा जाए तो उत्पादन के आधार पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको पूंजी मतलब यह उत्पादन के आधार पर देखा जाए जो अर्थव्यवस्था होती है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, फिर उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सारी चीजें देखा जाए डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें जितना डिमांड मतलब डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होती है और ये देखा जाए तो जो निजी क्षेत्र का इसमें प्रभुत्व होता है। किसका प्रभुत्व होता है इसमें देखा जाए तो निजी क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। ठीक है, और साथ साथ में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है यहाँ पर देखा जाए जो मेन कंट्रोल होता है वो किसका होता है, वो मेन कंट्रोल होता है सरकार का। ठीक है, सरकार का मुख्य कंट्रोल होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर समझे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो यूएसए कंपनियों का वहां पर देखा जाए कंपनियां जिस प्रकार से चाहती है उस प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है, जैसा डिमांड वैसी सप्लाई वहां पर हो रही है। ठीक है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रकार देखा जाए तो जैसे सोवियत संघ मतलब सोवियत रूस जो है, ठीक है, सोवियत रूस। अब रूस में आप देखा जाए तो गवर्नमेंट कंट्रोल है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल अर्थव्यवस्था वहां पर है। अब इन दोनों प्रकार को देखा जाए भारत की बारी आई आजादी के बाद कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था बनेगा तो उस टाइम पर भारत के सामने एक प्रश्न चिन्ह था कि भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाए या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाए। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में देखा जाए भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाया और कहा कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे। ठीक है, जहां पर दोनों के गुण पाए जाए, यानी कि जो निजी क्षेत्र है उसका भी गुण पाया जाए और समाजवादी क्षेत्र जो पूंजीवादी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका भी गुण जहां पर पाया जाए और समाजवादी, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था इन दोनों के गुण जिसमें पाए जाए उसको कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था और भारत के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया। ठीक है, यहां पर चर्चा करें एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 1776 में हुआ था और यहां पर देखा जाए जो ये किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक, परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये आपका पीवाईक्यू का सवाल भी है कि वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन थे, तो यहां पर याद रखना एडम स्मिथ थे। और इसी किताब को देखा जाए आधार माना जाता है कौन सी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसका आधार माना जाता है किस पुस्तक को। ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से किस पुस्तक को माना जाता है, जहां पर आप देखना कि वेल्थ ऑफ नेशन लिखा हुआ है, द वेल्थ ऑफ नेशन वही किताब है और इसके राइटर कौन है, एडम स्मिथ। यहां पर देखा जाए एडम स्मिथ जो है उन्होंने इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, जॉन मोनार्ड कीन्स को दिया जाता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि जहां पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हो उस अर्थव्यवस्था की देखा जाए अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जॉन मोनार्ड कीन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। आगे चले, अब यहां पर देखा जाए प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रक होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा जो होता है तृतीय क्षेत्र होता है। अब इस प्राथमिक द्वितीय तृतीयक में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस यहां पर आइए देखते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसके तहत क्या चीजें सम्मिलित की जाती हैं, एग्रीकल्चर,
जो प्राकृतिक चीजें हैं, मतलब प्रकृति से जो हमको प्राप्त, जैसे कृषि हो गया, कृषि से संबद्ध क्षेत्र हो गया, खनन एवं उत्खनन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब एग्रीकल्चर, यहाँ पर देखा जाए जो एग्रीकल्चर हो गया, खनन या उत्खनन हो गया, या कृषि तथा उससे संबद्ध जो क्षेत्र है जैसे पशुपालन वगैरह भी, ठीक है, इसमें पशुपालन, ठीक, इसमें मुर्गी पालन, इसमें वानिकी, इसमें कृषि वानिकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखा जाए ये सब किसके अंतर्गत आती है? उसी प्रकार से जैसे खनन देखा जाए, उत्खनन देखा जाए, उत्खनन हो रहा है, कोयला खनन हो रहा है, ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। मूल रूप से देखा जाए तो इसको आप प्रकृति से ऐड कर सकते हैं कि जो चीजें हमारे प्रकृति में उपलब्ध है या प्रकृति से हम प्राप्त कर रहे हैं या प्रकृति के साथ अंतरक्रिया करके जो चीजें हम प्राप्त कर रहे हैं, वो सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। आप प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे आपने गेहूं की खेती की, ठीक है, गेहूं की खेती आपने की, अब गेहूं उगाया, तो गेहूं उगाना देखा जाए कृषि है, कृषि के माध्यम से आप गेहूं उगा रहे हैं, गेहूं उग गया। अब गेहूं उगाने के बाद देखा जाए द्वितीय क्षेत्र आता है, ठीक है, ये तो हो गया गेहूं उगाना, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। अब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पर देखा जाए विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात ये जो गेहूं था इसको आप लेकर आए फैक्ट्री में, ठीक है, इसको आप लेकर आए फैक्ट्री में, ठीक, फैक्ट्री में लाने के बाद यहां पर उसका निर्माण विनिर्माण प्रारंभ हुआ और उस गेहूं को देखा जाए यूज किया गया केक बनाने में, ठीक है, उसको यूज किया गया बिस्किट बनाने में, ठीक, उसी गेहूं का यूज किया गया ब्रेड बनाने में, ठीक। तो यहां पर देखा जाए विभिन्न प्रकार के जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो उत्पाद थे उन उत्पादों का प्रसंस्करण किया गया और प्रसंस्करण करने के बाद उनका निर्माण विनिर्माण हुआ, प्रसंस्करण के बाद वो केक बने, बिस्किट बने, ब्रेड बने। तो ये सब देखा जाए ये गतिविधियां जो कृषि प्रसंस्करण है उसको रखा गया यहाँ पर देखा जाए निर्माण और विनिर्माण के क्षेत्र में। यानी कि जो द्वितीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का देखा जाए तो यहाँ पर प्रसंस्करण किया जाता है, निर्माण विनिर्माण किया जाता है और उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए उन सबको सम्मिलित किया जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तृतीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र देखा जाए, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाएं जो है ये आती हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत और इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे बैंकिंग की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाती है, बीमा क्षेत्र की सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें निजी और सार्वजनिक यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण विद्यमान होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप के लिए प्रति व्यक्ति आय लिया जाता है। जो आर्थिक समृद्धि, किसी देश की आर्थिक समृद्धि देखा जाए तो मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि मापने के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा है? तो यहाँ पर देखा जाए जो प्रति व्यक्ति आय होती है। क्या प्रति व्यक्ति आय सबसे उपयुक्त आय है? राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार यहाँ पर बात करें तो स्थिर कीमत यानी कि 2011-12 की जो स्थिर कीमत थी एवं चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्रमशः कितनी है? ठीक, तो यहाँ पर देखें 1,14,750 रुपए, 705 रुपए और साथ साथ में उसके बाद देखा जाए जो चालू कीमतों पर कितना, तो स्थिर कीमतों पर तो है कितना 1,14,705 रुपए। हम चालू कीमत की बात कर ले तो चालू कीमत पर देखा जाए जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? प्रति व्यक्ति आय क्रमशः यहाँ पर बात करें तो 2,05,579 रुपए, ठीक है। चलिए आगे बात करें। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ठीक है। यहां पर देखा जाए ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू का सवाल है, पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस में आया हुआ सवाल ये है कि सबसे पहले यहां पर बात करें तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सबसे पहले 1867 1868 में देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई थी। उस किताब का क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। यहां पर देखा जाए जहां पर धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। आगे चर्चा करें, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? एनएसओ के द्वारा की जाती है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसी के द्वारा देखा जाए तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है।
भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सवाल आपकी परीक्षा में आ जाए तो वहां पर देखें तो आपको यहाँ पर यह टिक करना होगा कि राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। आगे चर्चा करते हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2022-23 का जो प्रथम अग्रिम अनुमान था उसके बारे में चर्चा करें तो यहां पर देखें सकल घरेलू बचत जीडीपी का 30.20% रही। कितना रही, 30.20% रही, जिसमें घरेलू क्षेत्र का योगदान 18.4% था, निजी क्षेत्र का योगदान यहां पर बात करें 11.2% था और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कितना था तो 0.6% था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 फरवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार देखें तो चालू कीमत पर वर्ष 2024-25 के द्वितीय अग्रिम अनुमान में कुल जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना परसेंट, यहाँ पर जो प्राथमिक क्षेत्र था उसका योगदान कितना रहा 19.85%, फिर उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना 25.17% और तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र था उसका योगदान कितना तो 54.98%। यानी कि देखा जाए तो प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के योगदान है, ये सवाल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, और वहां पर आपको क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है कि क्रमशः कौन पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। तो यहां पर जो तृतीय क्षेत्र है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र वो पहले स्थान पर है, जो द्वितीय क्षेत्र है वो देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है और जो प्राथमिक क्षेत्र है वो देखा जाए तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का योगदान जो आपको बताया गया, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है भले ही उसमें देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र से संबद्ध है, लेकिन जीवीए में हिस्सेदारी देखा जाए तो जीवीए में हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र की सबसे कम है। यानी कि कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र जो है उसमें सबसे कम हिस्सेदारी है जीवीए में, कितना 19.85%। दूसरा स्थान देखा जाए तो उद्योग और निर्माण क्षेत्र का है। फिर तीसरे स्थान पर देखा जाए जो सेवा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा यहां पर देखा जाए जीवीए में हिस्सा किसका है, सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया गया था। ये हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। जननांगीय संक्रमण की 3 चरणीय मुख्य विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आइए देख लेते हैं। जो जननांगीय संक्रमण होता है इसकी 3 विशेषताएं कौन कौन सी, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी होती है और यहाँ पर पूछा भी जा सकता है। जो चर्चा करें, जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण में क्या होता है कि प्रथम चरण में जन्म दर उच्च होती है लेकिन मृत्यु दर भी उच्च होती है। द्वितीय चरण क्या होता है कि जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। जैसे जैसे जो सुविधाएं हैं, ठीक है, जो सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनका जैसे जैसे विकास होता है तो उससे होता क्या है कि जन्म दर तो उच्च है लेकिन चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो चिकित्सीय सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो रही है, तो मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आ रही है। ठीक है, और तृतीय अवस्था क्या होती है, तृतीय अवस्था ये होती है कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, हम दो हमारे दो की जो परिकल्पना थी उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखा जो जन्म दर हो जाता है वो भी निम्न हो जाता है और जो मृत्यु दर होता है वो भी निम्न हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो चुकी हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जब जननांगीय संक्रमण का प्रथम अवस्था चल रही थी तो उस टाइम पे आप देखें, जैसे आजादी के पहले आप बात करें, ठीक है, तो आजादी के पहले जो जन्म दर था वो उच्च था। ठीक, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मतलब भाई लगभग 7-8 भाई थे, तो उस टाइम पे, और बहुत से ऐसे आप देखते होंगे कि बहुत लोगों को आप सुनते होंगे कि हमारे दादा के पिताजी 8 भाई थे या 9 भाई थे। ठीक है, और उसमें भी पता चलता है कि कुछ बीमारी के कारण 4 भाइयों का देहांत हो गया था। तो वो समझिए कि वो प्रथम चरण था। ठीक है, वो प्रथम चरण था कि वहां पर जन्म दर भी उच्च था, जन्म दर भी उच्च था, साथ साथ में जो मृत्यु दर था वो भी उच्च था। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय ऐसा आया कि द्वितीय चरण आया। अब थोड़ी थोड़ी स्वास्थ्य जो सुविधाएं थी, उस स्वास्थ्य सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो उससे क्या हुआ कि जन्म दर तो उच्च बना रहा लेकिन जो मृत्यु दर था, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आ गई। और तृतीय चरण आते आते देखा जाए, जैसे भारत सरकार के तरफ, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, भारत सरकार ने पॉलिसी लाई कि हम दो हमारे दो। ठीक है, अब उस पॉलिसी के तहत देखा जाए तो क्या हुआ, उस पॉलिसी के तहत हुआ ये कि जो जन्म दर था वो भी निम्न हो गया। ठीक है, और जो मृत्यु दर था,
स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण देखा जाए तो वो भी निम्न हो गया। अब यहाँ पर जन्म दर भी निम्न और मृत्यु दर भी निम्न हो गया। आगे चले, आर्थिक समीक्षा पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार चालू कीमत पर वर्ष 2022-23 में बिहार, ठीक है, बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो सबसे कम थी। परीक्षा में पूछ ले कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम और किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक थी, तो चालू कीमतों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, वो 53,478 रुपए थी। यानी कि बिहार की जितनी जनसंख्या है माना जाए तो जो प्रति व्यक्ति आय है, मतलब एक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है, तो एक व्यक्ति का पूरे साल का देखा जाए प्रति व्यक्ति आय यहां पर देखा जाए तो कितना, 53,478 रुपए। और वहीं पर सर्वाधिक किसकी है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है सिक्किम की। ठीक, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय सिक्किम की है। यहां पर देखा जाए 5,20,466 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। तो याद रखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार चालू कीमतों पर सॉरी, जो बिहार है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, जबकि सिक्किम का सर्वाधिक है। अब आगे हम चर्चा करें, यहां पर देखा जाए कुछ प्रमुख क्षेत्रक दे रखे हैं कृषि के, ठीक है, कृषि क्रांति के बारे में यहां पर बताया गया है। और ये टेबल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल यहां से आपके परीक्षा में देखा जाए यूपी पुलिस में भी आए हुए हैं, यूपीएसआई में भी आए हुए हैं और आपके होमगार्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। उसी प्रकार से जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति देखा जाए तो तिलहन उत्पादन से, ठीक है, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से है। जो नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति यहां पर देखा जाए अंडा या मुर्गी पालन से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। किससे, मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। वहीं पर आगे हम चर्चा करें, रजत रेशा क्रांति, यहां पर देखा जाए जो रजत रेशा क्रांति है इसका संबंध कपास के उत्पादन से है, ठीक है। और वहीं पर स्वर्ण रेशा क्रांति जूट के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, प्याज या झींगा उत्पादन से है। ठीक, तो ये टेबल है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे चर्चा करें, यहां पर देखा जाए कृष्ण क्रांति, ठीक है। अब ये कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। वर्ष 2022 के संदर्भ में देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक किस राज्य का सर्वाधिक रहा, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछे तो याद रखिएगा कि गोवा राज्य का जो मानव विकास सूचकांक था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, वो सर्वाधिक था, ठीक है। और यहीं पर हम बात कर ले तो मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें सामाजिक असमानता शामिल नहीं की जाती है, सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। किन किन चीजों को यहां पर देखा जाए काउंट किया जाता है, एक तो होता है जीवन प्रत्याशा, ठीक, जीवन प्रत्याशा पहला पॉइंट। दूसरा हो जाता है शिक्षा, ठीक है, और तीसरा हो जाता है क्या, तीसरा हो जाता है यहां पर देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को काउंट किया जाता है। चर्चा करते हैं यहां पर मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 में मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा पहली बार जो मानव निर्धनता सूचकांक था वो कब जारी किया गया था, तो 1997 में जारी किया गया था। आगे चर्चा करें, सेवा क्षेत्र भारत के घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान करता है। मैंने आपको पहले बताया कि भले ही भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक लोग किस क्षेत्र से संबंध है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि एवं उनसे संलग्न क्षेत्रों से संबंध है। लेकिन अगर हम बात कर ले कि जीवीए में हिस्सेदारी, तो जीवीए में हिस्सेदारी सबसे ज्यादा किसका है, तो सेवा क्षेत्र का, यानी कि तृतीय क्षेत्र का है। जो तृतीय क्षेत्र है इसका सबसे ज्यादा हिस्सा है, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। जीडीपी जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे जैसे विकसित होती जाएगी, जीडीपी में जो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र है इसका हिस्सा बढ़ता जाएगा। मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन देखा जाए राज्यों में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने किया था, ठीक। जो मानव विकास प्रतिवेदन है इनके प्रकाशन सबसे पहले किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। यहां पर देखा जाए मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ठीक है, और जो भारत के हैं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनके द्वारा मिलकर किया गया था। यह पॉइंट आपको याद रखना है, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा मिलकर जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका देखा जाए प्रतिपादन किया गया था। प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा को इसमें आधार बनाया गया।
भारत का सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम हो रहा है। वहीं पर मैंने आपको बताया कि जब देखा जाए तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा धीरे धीरे जैसे जैसे जीडीपी में विकास होगा वैसे वैसे देश की जीडीपी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे चर्चा करें। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं, जहां पर देखा जाए जिस देश को मतलब जिस देश से आयात निर्यात एक तरीके से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है, मतलब आयात निर्यात बहुत लिमिटेड करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आप उत्तर कोरिया को समझ सकते हैं, ठीक है, उत्तर कोरिया एक प्राइम एग्जाम्पल है। इसका देखा जाए जो आयात निर्यात होता है बेसिकली दो ही देशों से होता है, एक तो रूस से होता है और एक चीन से होता है। अब वो भी बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, वो भी बहुत लिमिटेड होता है। कभी देखा है कि भारत उत्तर कोरिया से कुछ आयात निर्यात कर रहा है? कभी देखा है कि यूएसए से कोई आयात निर्यात हो रहा है? कभी देखा है आपने कि जापान से उत्तर कोरिया को कुछ आयात निर्यात हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो बंद अर्थव्यवस्था का, क्लोज्ड इकोनॉमी का एक प्रकार मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं उद्योग पर, चर्चा करेंगे उद्योग के बारे में। देखा जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? याद रखिएगा कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। सवाल आपके परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि प्रथम औद्योगिक नीति भारत सरकार के द्वारा कब घोषित किया गया था? 6 अप्रैल 1948 को घोषित किया गया था। दूसरी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 30 अप्रैल 1956 को घोषित की गई थी। ये दोनों डेट आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? मुंबई है। इसे देखा जाए तो कपास का विराट नगर भी कहा जाता है। मुंबई को कपास का विराट नगर भी कहा जाता है। चलिए आते हैं कुछ प्रमुख वस्तुएं और उनके निर्माण स्थल को देख लेते हैं टेबल के फॉरवर्ड में। यहां पर देखा जाए जो पर्ल फिनिशिंग होती है, यानी कि जो मोती है, मोतियों की फिनिशिंग कहां पर होती है? तूतीकोरिन में होती है। कहां पर? तूतीकोरिन में होते हैं, जिसको आप तुट्टुकोड़ी के नाम से भी जानते हैं। ऑटोमोबाइल्स देखा जाए प्रसिद्ध है पुणे। पुणे में देखा जाए तो ऑटोमोबाइल का निर्माण होता है। पोत निर्माण कहां पर होता है? पोत निर्माण यहां पर देखा जाए मर्मगांव में होता है। ठीक है, और इंजीनियरिंग के सामान कहां पर बनाए जाते हैं? इंजीनियरिंग के सामान बनाए जाते हैं पिंजौर में। ठीक, तो ये टेबल याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तूतीकोरिन किस लिए प्रसिद्ध है। परीक्षा में पूछ ले, 4 ऑप्शन दे देगी, तूतीकोरिन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्ल फिनिशिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, पोत निर्माण के लिए, इंजीनियरिंग सामान के लिए। तो पर्ल फिनिशिंग के लिए तूतीकोरिन प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से पूछ ले कि पुणे किस लिए प्रसिद्ध है, तो पुणे यहाँ पर देखा जाए पर्ल फिनिशिंग, ऑटोमोबाइल, पोत निर्माण, इंजीनियरिंग, 4 ऑप्शन रहेगा तो उसमें आपको टिक करना होगा, ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से पूछा जाए कि मरमुगांव किस लिए प्रसिद्ध है? पोत निर्माण, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, पर्ल फिनिशिंग, पोत निर्माण को टिक करना है। पिंजौर पूछा जाए किस लिए प्रसिद्ध है? पर्ल फिनिशिंग, ऑटोमोबाइल, पोत निर्माण या फिर इंजीनियरिंग, तो आपको टिक करना होगा इंजीनियरिंग के जो सामान है इनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे चर्चा करें। यहां पर देखा जाए धीरे से हम लोग आगे बढ़ते हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चर्चा कर ले। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसी के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। और यहां पर देखा जाए जो ये इस्पात संयंत्र था ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तत्कालीन देखा जाए सोवियत संघ था, तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर के द्वारा देखा जाए यूएसएसआर के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। और ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था। वहीं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब ये जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना कहां पर? पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना भिलाई यूएसएसआर के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में स्थापित है ये किसके सहयोग से? ये स्थापित हुआ था जर्मनी के सहयोग से। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र था वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया? यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र था इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। और वहीं पर जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राउरकेला स्टील प्लांट था इसकी स्थापना देखा जाए जर्मनी के सहयोग से की गई थी। तो 3 प्लांटों के बारे में मैंने आपको बता दिया जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं आगे हम चलते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखा जाए तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत अवस्थित है। कौन सा? जो भिलाई इस्पात संयंत्र है कहां पर अवस्थित है? ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक, और याद रखिए आपके परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है, कि जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहां पर है, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है? उड़ीसा में है। और उसी प्रकार से जो भिलाई इस्पात संयंत्र है कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे देखते हैं
कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। भारतीय हीरा संस्थान, ठीक है, भारतीय हीरा संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है, या ऐसा पूछ ले कि भारतीय हीरा संस्थान कहां पर अवस्थित है, ये सूरत में अवस्थित है, ठीक है। और बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी, बीएसएनएल की स्थापना हुई थी सन 2000 में। कब हुई थी, सन 2000 में हुई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, फैक्चुअल पॉइंट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से देखिए वस्तुएं और प्रसिद्ध स्थान के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो जो उर्वरक उत्पादन है, उर्वरक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो उर्वरक उत्पादन के लिए आंवला, जो बरेली में पड़ता है आंवला, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। रबर उत्पादन कहां पर होता है, यहां पर देखा जाए गाजियाबाद का जो मोदी नगर है वहां पर रबर उत्पादन होता है। प्लाई फाइबर, जो प्लाई फाइबर है इसके उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला प्रसिद्ध है। और विस्फोटक कारखाना देखा जाए कहां पर अवस्थित है, तो ये कानपुर में अवस्थित है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख, यूपी के कुछ प्रमुख वस्तु और उनके निर्माण केंद्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सूरत के निकट हजीरा में स्थित कुंभको, जो कुंभको है, यहां पर देखा जाए हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। याद रखिएगा कि जो हजीरा उर्वरक संयंत्र है, हजीरा उर्वरक संयंत्र, ये किस पर आधारित है, ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। और भारत एशिया का पहला देश है जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया गया था, ठीक है। यहां पर एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ठीक, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां पर स्थापित किया गया और किस देश के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र किस देश के द्वारा, भारत के द्वारा स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा कांडला में। ये कांडला कहां पड़ता है, ये कांडला पड़ता है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पड़ता है कांडला। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा है, हथकरघा उद्योग है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पर देखें, श्रम गहन उद्योग वे उद्योग है जिनमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। श्रम गहन उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें जो श्रम मूल्य है उसका महत्व जो होता है ये पूंजी उद्योग से अधिक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग भी है, ठीक है। जो कपड़ा उद्योग है वो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, वो है कपड़ा उद्योग, ठीक है। चलिए आगे देखें। कपड़ा उद्योग देश में रोजगार प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक भी है। फिर चर्चा करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उन बिंदुओं को चर्चा करें उसके पूर्व कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ और रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र देखा जाए कर्नाटक का बेंगलुरु है। यहां पर बात कर ले, जो टीटागढ़ है वो किस लिए प्रसिद्ध है। सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ऐसे पूछेगा कि टीटागढ़ प्रसिद्ध है किसके लिए, चार ऑप्शन दे देगा, ऊनी वस्त्र के लिए, हीरा उत्पादन के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, या फिर जूट के सामान के लिए। आपको टिक करना है वहां पर जूट के सामान के लिए। ऊनी वस्त्र मिल लगभग देखा जाए 40% पंजाब में है और पंजाब में अधिकांश वस्त्र मिले अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना में अवस्थित है, ठीक है। सबसे ज्यादा देखा जाए, जैसे आप शहर में रह रहे हैं, आप वहां पर जो होजरी के सामान मिलते हैं या ऊनी वस्त्र, लुधियाना स्टोर आप बहुत देखते होंगे, ठीक है। लुधियाना ऊनी वस्त्र उद्योग या लुधियाना स्वेटर शॉप, लुधियाना अमृतसर स्वेटर शॉप, ऐसा बहुत देखते होंगे अपने शहरों में। जहां भी आप रहते हैं वहां पर एक आध दुकान ऐसा देखेंगे जहां पर दुकान पर लुधियाना लिखा होगा, ठीक है। और वो बेसिकली क्या बेच रहे हैं, वो जैकेट बेच रहे हैं, स्वेटर बेच रहे हैं, वुलन जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको बेचने का वो काम कर रहे हैं, ठीक। और क्यों काम कर रहे हैं, काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखा जाए जो 40% ऊन के वस्त्र मिल है, ऊनी वस्त्र मिल, वो कहां पर अवस्थित है, वो पंजाब में अवस्थित है। और पंजाब में भी देखा जाए तो 3 जिले मुख्य रूप से, अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना, वहीं पर अवस्थित है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में कालीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है, यहाँ पर देखा जाए कालीन निर्माण जो संस्थान है वो भी अवस्थित है भदोही में ही, ठीक है। चलिए आगे देखें। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कुटीर उद्योग ही था। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वो कौन सा उद्योग था, वो कुटीर उद्योग था, ठीक है। अब जो अखबारी कागज होता है, अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक नेपा लिमिटेड, ठीक है, नेपा नगर में किया जाता है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अखबारी कागज, ठीक है, सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो अखबारी कागज है
इसका उत्पादन, अखबारी कागज का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? नेपा नगर में किया जाता है। और ये नेपा नगर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये सवाल आपका PYQ है, पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है। देवास करेंसी नोट छपाई के लिए प्रसिद्ध है। जो देवास है, ये देवास भी देखा जाए कहाँ पर पड़ता है? ये भी पड़ता है मध्य प्रदेश में। देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और करेंसी नोट, जो आप नोट देखते हैं ना, नोटों का जो पेपर होता है उसकी छपाई कहाँ पर होती है? नोट जो है इसकी देखा जाए नोट छपाई के लिए देवास प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चले, यहां पर देखा जाए हेल के बारे में। हेल, अब हेल क्या करती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब एरोनॉटिक्स से तो समझ गए होंगे आप, ये क्या करती है? ये वायुयान के जो उपकरण होते हैं उनका उत्पादन करने का कार्य किया जाता है। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संकुल नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। याद रखिएगा, नाल्को जो है ये एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संकुल नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। आगे चर्चा करें, अक्टूबर 2024 में 14वें महारत्न कंपनी का दर्जा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रदान किया गया। भारत में 14 जो महारत्न कंपनियां हैं ये उनको देख लेते हैं। कौन कौन सी हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है, फिर कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, फिर उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सब कौन सी कंपनियां हैं? ये सब यहाँ पर देखा जाए तो ये सब महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर उसके बाद देखा जाए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमने तो देखा कुछ जो महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में चर्चा की। अब यहाँ पर जो हथकरघा क्षेत्र था उसके विकास के संबंध में एक समिति गठित की गई थी। वो समिति कौन सी थी? मीरा सेठ समिति थी। याद रखिएगा कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? परीक्षा में आपसे सवाल पूछेगा कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, तो हथकरघा क्षेत्र के विकास से संबंधित था। वहीं पर आगे हम चर्चा करें कि BIFR का विस्तारित रूप क्या है? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा कब की गई थी? 1987 में की गई थी। परीक्षा में से पूछ सकता है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1987 में किया गया था। ठीक है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से सबसे ज्यादा देखा जाए उत्तर प्रदेश में लोग किसमें लगे हुए हैं? हथकरघा क्षेत्र में लगे हुए हैं। दूसरा देखा जाए कृषि सेक्टर है उत्तर प्रदेश में। आगे चर्चा करते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। ठीक, औद्योगिक विकास जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनको आप देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र, बेसिकली गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी में औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ है पूर्वी यूपी की तुलना में। पूर्वी यूपी क्षेत्र कृषि ज्यादा, कृषि प्रधानता, ज्यादातर कृषि कहाँ पर हुई है? वो पूर्वी क्षेत्र में हुई है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में। और जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए तो जो उद्योग है, ठीक है, उद्योग है, ये पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा हुई है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। सीमेंट उत्पादन में देखा जाए तो कौन सा देश पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर है चीन। कौन सा देश है? चीन का पहला स्थान है, फर्स्ट रैंक है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है भारत का। किसका? दूसरा स्थान है भारत का। भारत का सेकेंड रैंक है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखें। कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। जो कोयला है उसका सर्वाधिक उपयोग कहां पर होता है? ऊर्जा उत्पादन में होता है। चलिए आगे चलें। सहकारी इकाइयों की दशा में सूती वस्त्र क्षेत्र का विकास ऊंचाई दर प्राप्त हुई है। कटनी किस लिए प्रसिद्ध है? देखा जाए कुछ प्रमुख क्षेत्र दे रखे हैं। कटनी, कटनी किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सूरत सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव रिएक्टर कलपक्कम, यहाँ पर देखा जाए ध्रुव रिएक्टर है वो कहाँ पर अवस्थित है? वो कलपक्कम में अवस्थित है। चुर्क किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर सीमेंट उद्योग के लिए। सूरत सूती वस्त्र के लिए, कटनी सीमेंट के लिए। आगे चर्चा करें। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्रक का विचार 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था। पहली बार देखा जाए जो भारत में औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त क्षेत्र का विचार कब रखा गया था? 1956 में जो औद्योगिक नीति आई थी उसी में रखा गया था, द्वितीय औद्योगिक नीति में। ठीक है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास किसके द्वारा किया जाता है? भारत में जो पर्यटन क्षेत्र है और होटल उद्योग है इसका विकास ITDC के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ITDC के द्वारा किया जाता है। यहां पर चर्चा करें। गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे है? तो गोल्डन हैंडशेक का संबंध है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से। ठीक है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है, यानी कि जो
सेल्फ रिटायरमेंट योजना है उससे संबंधित है गोल्डन हैंडशेक, याद रखिएगा। हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है, ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो रहा है। आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत लौह इस्पात को माना जाता है, यानी कि देखा जाए तो आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत किसको माना गया है, लौह इस्पात उद्योग को माना गया है। फिर आगे चर्चा करें, नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों में से संबंधित है और मार्च 2025 तक देश में कुल कितने नवरत्न कंपनियां हैं, वर्तमान में देखा जाए तो मार्च 2025 तक का ये आंकड़ा है, यहां तक हम बात करें तो 26 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। और मार्च 2025 में IRCTC लिमिटेड, ठीक है, जो रेलवे से संबंधित है, साथ ही साथ IRFC जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसको नवरत्न का दर्जा दिया गया था। यानी कि मार्च 2025 में बात करें तो IRCTC लिमिटेड और IRFC लिमिटेड जो था, इसको नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। फिर आगे चलते हैं, सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश, ठीक है, विनिवेश कब से प्रारंभ हुआ, जो सार्वजनिक उद्यम है इनमें विनिवेश कब से प्रारंभ हुआ था, 1991 से प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर चर्चा करें, लघु और कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। सबसे ज्यादा देखा जाए रोजगार कहाँ से प्राप्त होता है, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो लघु और कुटीर उद्योग जो है, लघु और कुटीर उद्योग जो है, यहीं से सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट होता है, सबसे ज्यादा लोग यहीं पर रोजगार प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर कुछ औद्योगिक केंद्र के बारे में बताया गया है और स्थान, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का है, देखा जाए किस लिए प्रसिद्ध है, पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मुरी जो झारखंड में है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। फिर गुड़गांव जो अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है, मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हुंडई वगैरह का देखा जाए तो जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम में अवस्थित है। पनकी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पनकी कानपुर में पड़ता है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे चर्चा करते हैं, कुछ प्रमुख नगर दे रखे हैं और उद्योग दे रखे हैं। एक तरफ लिस्ट दे रखी है, कोयम्बटूर किस लिए फेमस है, कोयम्बटूर यहाँ पर देखा जाए कौन सा उद्योग स्थापित है, ज्यादातर तो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। कपूरथला में देखा जाए तो रेल का डिब्बा बनाया जाता है। बरौनी तेल शोधन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ सिगरौली जो मध्य प्रदेश का है, ये किस लिए फेमस है, यहाँ से किस चीज का उत्पादन होता है, कोयले का उत्पादन होता है। कजरहट चुनार से देखा जाए सीमेंट का उत्पादन होता है, ठीक है, कजरहट जो है ये चुनार में पड़ता है और यहाँ से सीमेंट का उत्पादन होता है। वहीं पर देखा जाए जो कोयली वडोदरा गुजरात में पड़ता है, ये तेल शोधन, ठीक है, तेल शोधन कारखाना यहाँ पर अवस्थित है। और आणंद जो गुजरात में है, ये दूध अमूल की जो फैक्ट्री है, अमूल वो कहां पर अवस्थित है, वो आणंद गुजरात में अवस्थित है। अब यहाँ एक टेबल देके भी आपसे पूछ सकता है, एक तरफ सिंगरौली, कजराहट, कोयली और आणंद दे देगा, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, चुनार, वडोदरा, गुजरात दे देगा। टेबल सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करने के लिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर सवाल आपसे सूचियों से भी पूछ सकता है, ये क्रम ऊपर नीचे कर देगा, फिर आपको वहां पर मिलाना होगा कि कौन सा किससे मिल रहा है, ठीक है। ऐसे सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। इसी वजह से जगह जगह पर आपको टेबल बना के कंटेंट प्रोवाइड किया गया है ताकि आपका ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है। फिर आगे चर्चा करते हैं, ग्रामीण युवाओं के नियोजनीयता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कारों व शुल्कों में, ठीक है, करों व शुल्कों में राज्य का हिस्सा 22%, ब्याज अदायगी में 20% और केंद्रीय क्षेत्र में देखा जाए कितना है, केंद्रीय क्षेत्र में राज्यों का हिस्सा यहाँ पर देखें तो 22% है। इसमें रक्षा और प्रमुख आर्थिक सहायता पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मदद यही है, ठीक है। आगे चर्चा करें, भारतीय रिजर्व बैंक के तहत मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाता है कि जो SLR, CRR, ये सब जो मौद्रिक नीतियां हैं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, RBI की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा की जाती है। और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, यहां पर देखा जाए जो गवर्नर होते हैं, RBI के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा इस मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। आगे हम चर्चा करें, यहां पर देखें तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। यहाँ पर जो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधन होते हैं, उसका बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो आर्थिक समीक्षा होती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है।
बजट सरकार का राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। जो बजट है ये किसके नीति से, राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए भारत में व्यय कर लगाने का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, कॉलडार के द्वारा ये दिया गया था। जो कॉलडार थे उन्हीं के द्वारा भारत में कहा गया था कि व्यय कर लगाया जाए भारत में। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है जिस पर व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पैन नंबर अंकित होता है। पैन कार्ड पते का प्रमाण नहीं होता, याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जा चुका है कि पैन कार्ड पर निम्नलिखित चीजें अंकित होती हैं। पहला पॉइंट दे देगा। सवाल कैसे पूछेगा, यहां पर आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, एक सेकंड मैं जूम करके बताता हूं। सवाल पूछेगा कि पैन कार्ड पर अंकित होता है पहला पैन नंबर, दूसरा पता, तीसरा नाम। ठीक है, और फिर ऑप्शन देगा ए, बी, सी, डी। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या सभी तीनों। सवाल आपसे परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि पैन कार्ड पर अंकित होता है पैन नंबर, पता, नाम। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन भी आपको दे देगा। ऑप्शन ए में 1 और 3, बी में कहेगा 1 और 2, सी में कहेगा 2 और 3, और डी में कहेगा ये सभी। तो पैन नंबर पे क्या, मतलब जो पैन कार्ड होता है उस पर क्या अंकित होता है, पैन नंबर तो होता ही है, नाम होता ही है, पता नहीं होता है, पते का प्रमाण नहीं होता है पैन कार्ड। ठीक है, तो सवाल आपसे ऐसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप तैयार रहिएगा इन चीज़ों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, यहां पर देखा जाए 15वां जो वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष थे एनके सिंह, और 16वें वित्त आयोग के कौन, अरविंद पनगड़िया। प्राथमिक घाटे का प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। परीक्षा में कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा आपसे कि जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा या वित्तीय घाटा। तो वहां पर आपको टिक करना होगा प्राथमिक घाटा। यहाँ पर लिखा भी है फॉर्मूला भी कि प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। जब बजटीय घाटा निकालना होता है तो क्या करते हैं, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, यानी कि कुल प्राप्तियां हमारी कितनी है और कुल व्यय हम कितना कर रहे हैं, उसमें से जब कुल प्राप्तियों में से व्यय को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बजटीय घाटा प्राप्त होता है। राजस्व घाटा कैसे प्राप्त होता है, तो राजस्व घाटा प्राप्त करने के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों में से कुल राजस्व व्यय को समाप्त मतलब घटाया जाता है। जब कुल राजस्व प्राप्तियों में से कुल राजस्व व्यय को घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, राजस्व घाटा प्राप्त होता है। फिर आगे चर्चा करें, सभी घाटे में राजकोषीय घाटा जो होता है सबसे बड़ा होता है, राजकोषीय घाटा जो होता है यह सबसे बड़ा होता है सभी घाटों में। आगे चर्चा करते हैं। स्टाम्प शुल्क को आरोपण केंद्र करता है किंतु इसका संग्रह और विनियोजन किसके द्वारा किया जाता है, जो स्टाम्प शुल्क होता है ना, स्टाम्प ड्यूटी, ये किसके द्वारा देखा जाए आरोपित किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन इसका संग्रह और विनियोजन यानी कि व्यय करने का कार्य कौन करता है, राज्य सरकार करता है। सीमा शुल्क और निगम कर संघीय राज्य के द्वारा लगाए जाने वाले उद्ग्रहित किए जाने वाले कर होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ही देखा जाए जो कस्टम ड्यूटी होती है और निगम कर होता है, इसको लगाया जाता है और वसूल किया जाता है। ठीक है, बिक्री कर पर राज्य सरकारों का अनन्य रूप से अधिकार होता है, जो बिक्री कर होता है उस पर राज्य सरकारों का अधिकार होता है। संपत्ति कर, भू राजस्व कर, उपहार और जोत पर कर राज्य सरकार का अधिकार होता है, यानी कि जो संपत्ति कर है, भू राजस्व कर है, उपहार है और जोत पर जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उस पर किसका अधिकार होता है, राज्य सरकार का अधिकार होता है। फिर आगे हम चर्चा करें, आयकर, संपत्ति कर एवं संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनमें करापात और कराघात
दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। यानी कि जो आयकर, संपत्ति कर और संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें जो करापात होता है यानी कि टैक्स जिस पे लगाया जाता है उसी व्यक्ति को टैक्स देना होता है। ठीक है। बिक्री कर में कर विक्रेता पर लगता है, परंतु क्रेता को अदा करना होता है। यानी कि देखा जाए जो बिक्री कर होता है उसमें जो टैक्स लगाया जाता है वो किस पर लगाया जाता है? विक्रेता पर, जो बेचने वाला। जैसे जो बिक्री कर है वो टैक्स दुकान पर लगाया जाता है, दुकान वाले पर लगाया जाता है, लेकिन उसको देता कौन है? जो सामान को खरीद रहा है, इसलिए इसको माना जाता है कि ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। आगे चर्चा करें। मॉड वैट अथवा संशोधित मूल्यवर्धित वैट का संबंध किससे है? इसका उत्पादन कर से संबंध है। मॉड वैट का संबंध किससे है? उत्पादन कर से संबंधित है। ये पॉइंट याद रखिएगा। मूल्यवर्धित कर यहां पर चर्चा करें। जो मूल्यवर्धित कर है वैट एक बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर होता है। इसे चलैया समिति की संस्तुति पर 1994-95 वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था। याद रखिएगा, ये जो सेवा कर है, सेवा कर, इसको लागू करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो चलैया समिति का गठन किया गया था। भारत में सर्वप्रथम मूल्यवर्धित कर लगाने वाला राज्य कौन सा था? तो हरियाणा सबसे पहले इसने मूल्यवर्धित कर लगाया था। और अंतिम राज्य कौन सा था जिसने यहाँ पर देखा जाए वैट को लागू किया था? तो उत्तर प्रदेश 2008 में वैट को लागू किया था। आयकर मुख्यतः व्यक्तिगत आय पर लगाया जाने वाला कर होता है। याद रखिएगा, जो आयकर होता है यह व्यक्तिगत आय पर लगाया जाने वाला कर होता है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। जो उत्तर प्रदेश में बिक्री कर होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको व्यापार कर कहा जाता है। वहीं पर कर से संबंधित एक अन्य पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। कि जो सीमा शुल्क है यानी कि कस्टम ड्यूटी, केंद्र सरकार के द्वारा आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर होता है। जो सीमा शुल्क होता है बेसिकली क्या होता है? तो सीमा शुल्क यहाँ पर देखा जाए जो आयात और निर्यात है उस पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? परीक्षाओं से पूछे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे दे कि व्यापार कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क या वैट। ठीक है, तो आयात निर्यात पर लगने वाला जो शुल्क होता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं या सीमा शुल्क कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखा जाए फिलहाल इतना ही, और इसके आगे जो इकोनॉमी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, अगले 2 से 3 क्लास में ये पूरा सेशन इकोनॉमी का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।